लेट बी स्टार्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू वाई सी टी सी वैसे आपका आपके चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जो है साइंस का आपके फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं, और उस पहले चैप्टर का जो है जो कि एक्सप्लोरेशन के नाम से है, उसमें हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, और बाकी की बातें जो है आज हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए, जहां तक किए थे उसके आगे जो है पढ़ने की और समझने की कि क्या ये कहना चाहता है, कोशिश करते हैं। चलिए चलिए, आजा 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 आजा। देखिए बच्चे, ये मेघनाथ साहा जी हैं, द ग्रेट साइंटिस्ट मेघनाथ साहा जी। ये जो स्टाम्प होता है ना बेटा, डाक वाला स्टाम्प, ठीक है, आपने देखा होगा, यूज तो शायद आपने कभी किया हो, क्योंकि आज की जनरेशन में बड़ा मुश्किल है इसको यूज करना। तो उस पे इनकी फोटो है। स्टाम्प पे फोटो होना मतलब प्राउड की बात होती है बच्चे, ठीक है। इट इज अ प्राउड। देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक थ्योरी जो है दी थी, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। क्या थ्योरी दी थी बच्चों? देखिएगा, देखिएगा थ्योरी इनकी थी। इन्होंने सिंप्लीफाई किया था तारों के बारे में कुछ, ठीक है। तारों के बेटा जो उनका, इधर चलिए आगे देखते हैं। साइंस ऑफन बिगिन बाय इग्नोरिंग डिटेल्स। ये कह रहा है कि साइंस में हर चीज हम जो है डिटेलिंग नहीं करते हैं, मॉडल बनाते हैं ऊपर ऊपर से। बाकी चीजें क्या करते हैं, जो एवॉइडेबल चीजें होती हैं उसको आप एवॉइड करते हैं। अगर उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, एवॉइड नहीं करेंगे बच्चों, तो आपको जरा सी बात है, मजा नहीं आएगा। मजा कहने का मतलब है कि जैसे हमने कल बताया था कि जो क्रिकेट और शॉट वाली बात थी, कि अगर आप जो है क्रिकेट में, तो जो है आपका बैट किस कंपनी का है, या बैट में जो है ये जो है बॉलर जो है किस रंग के कपड़े पहने हुए है, या बैटर जो है क्या क्या हेलमेट लगाया है कि नहीं लगाया है, अगर उसकी चर्चा करोगे आप, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो सिक्स गई है वो उसकी वेलोसिटी और सारी चीजें। तो आपको अगर मॉडल बनाने के लिए कहेगा तो कुछ इग्नोर करोगे ना। तो ऐसे इन्होंने, देखो साइंस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो फालतू की होती हैं, जो रिलेवेंट नहीं होती टू द टॉपिक, उसको आपको इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। बाकी देख, वही ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है, व्हेन फिजिसिस्ट, जो अपने भौतिक शास्त्री फिजिसिस्ट हैं मेघनाथ साहा जी, इनके बारे में कहता है कि he studied the light from stars, he did not try to model every atom। ये जो है ना, कि जो तारों से रोशनी आती बेटा, स्टार्स से जो लाइट आती है, उसके बारे में इन्होंने क्या स्टडी की, उसका जो है स्टडी की है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये जितना मैं देखो, कोई चीज होता है वो एटम से मिलके ही ना बना होता है, ये आपको पता है। एटम हम चैप्टर्स भी हैं आगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के धुआं कर देंगे इसको। लेकिन आप ये बात समझिए बच्चे, कि हर एटम का हम थोड़ी ना मॉडल बना सकते हैं। हम जो है थोड़ा थोड़ा उसका जो जरूरी है हम लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको लेंगे। तो वही ये कह रहा है कि हर एटम के बारे में उन्होंने मॉडल नहीं बनाया, लेकिन हर रिएक्शन के बारे में उन्होंने नहीं समझाया, या हर मूवमेंट के बारे में जो भी तारों के अंदर होता है, स्टार्स के अंदर, इनसाइड द स्टार्स, ही डिड नॉट एक्सप्लेन। बट उन्होंने क्या किया, इंस्टेड, इसके बावजूद उन्होंने क्या समझाया, ही ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार एज अ हॉट गैस। उन्होंने कहा कि जो भी स्टार के अंदर जो भी मैटर है, इस स्टार के अंदर, जैसे सन एक स्टार है, ठीक है। स्टार क्या होता है आपको पता है ना, कि जब आप शाम को सोते हो तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है, ठीक है। तो आपको पता है बहुत सारे स्टार्स हैं, उन्हीं स्टार्स में एक अपना सन भी है। तो कोई सा भी स्टार इन्होंने ले लिया, और स्टार के इनसाइड में इन्होंने क्या किया कि हर एटम का मॉडल नहीं बनाया कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। भैया इन्होंने उसको जो है, जो अंदर उसके मैटर था, जो भी मटेरियल है, उसको इन्होंने, मेघनाथ साहा जी ने उसको एक गैस, गर्म गैस कहा, हॉट गैस कहा, बस हो गया। अब उस पे इन्होंने मॉडल बनाएंगे, देखिएगा। हाँ, इग्नोर्ड मेनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं उसमें, उसको इन्होंने इग्नोर किया, एंड फोकस किया ओनली ऑन टेम्परेचर। केवल टेम्परेचर पे इन्होंने फोकस किया कि टेम्परेचर जो है इसका कैसे है, और प्रेशर कैसा है, एंड हॉट, जो इसका जो है हाउ एटम्स फॉर्म, या इसमें जो है जो एटम के आयन फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे होते हैं। बच्चे आप परेशान नहीं होइए, आयन के बारे में हम आपको समझाए हैं, पूरा अलग से भी नोट्स में समझाए हैं। पहले आप ऊपरी सतह से थोड़ा किस्सा, जो आपका बुक है इसका बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद अपने नोट्स जिंदाबाद ये है। और अगले चैप्टर से तो एकदम धुआं करने वाले हैं हम लोग। ये तो बस
आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है कि आप इंट्रोड्यूस होइए थोड़ा सा साइंस से कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी इन क्लास 9, ठीक है, मिडिल स्टेज में कैसे साइंस पढ़नी है, बस उसके बारे में है। देखिएगा, ये कह रहा है कि हाउ एटम्स फॉर्म आयंस, कैसे जो है एटम जो है वो आयन फॉर्म करते हैं, वो सब चीजें जो है। दिस सिंप्लीफिकेशन अलाउड हिम टू एक्सप्लेन हाउ द कलर ऑफ स्टार इज डीपली कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर। देखिए भैया, ये इन्होंने जो पढ़ा लिखा, ये जो इसको स्टडी किया और बहुत सारी चीजें इन्होंने इग्नोर किया, उससे इनको पता चला कि सिंप्लीफिकेशन तरीके से इन्होंने सिंप्लीफाई किया, तो इनको पता चला भैया कि जो कलर होता है तारों का, वो क्यों जो है स्टार टेम्परेचर की वजह से होता है, या इसका टेम्परेचर कैसा होगा, उस तारे का कलर कैसा होगा। देखिएगा, जो स्टार अपने अर्ली लाइफ में रहता है, ठीक है, वो बिल्कुल बेटा ब्लू रहता है, ब्लू ब्लू जल रहा, मतलब नीले कलर की, ब्लू कलर की रोशनी उसमें दिखती है, लाइट दिखती है। जो अपने एकदम पीक पे होता है, मतलब एकदम मध्यम अवस्था, मीडियम वाले अवस्था में होता है, ठीक है, जिसकी उम्र उस तारे की, उस स्टार की उम्र अगर अपना हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा ना, तो वो दिखेगा येलो, जैसे अपना सूरज, अपना सन, ठीक है, प्यारा प्यारा सूरज चाचा। उसके बाद जैसे बेटा वो ब्लैक होल बनने की कगार में, या फिर जो है वो इंड होने के कगार में जाएगा, कि जो है आपका स्टार डिस्ट्रॉय होने वाला होगा, मतलब कहते नहीं बुढ़ा हो जाएगा। तो जब तारा अपना बुढ़ा हो जाएगा, तो वो रेड दिखता है बेटा। कैसे दिखता है? रेड दिखता है। और फिर यही रेड जो है बड़ा होकर रेड जायंट बनता है और खत्म हो जाता है तारा। तो तारे का ये सब सिस्टम होता है। तो उसका टेम्परेचर डिसाइड करता है। अब बताओ टेम्परेचर जिस किस में ज्यादा होगा, ब्लू में कि रेड में? ठीक है, अब आग ही है, तो जो नीली लपट के साथ आग जलती है, जैसे गैस चूल्हे की, ठीक है, कुछ आग आप देखते हो जैसे आप और उस पर लकड़ी बकड़ी जला देते हो तो पीली रोशनी के साथ जलती है। अब कुछ देखते हो कि जो है उसमें आग नहीं है, बस ऐसे सुलग रहा है बेचारा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि मतलब लाल कलर का, ऐसे कोयला वोयला जला देते हो। समझ में आया ना? ऐसे ऐसा देखिए, साइंस जो होती है ना, हर जगह एक जैसा होगा, हमने बताया आपको, तो आप समझने की थोड़ा कोशिश किया करिए। देखिएगा, यही चीज इसमें एक्सप्लेन किया है कि सारी चीजें अलाउ नहीं करनी होती, कुछ आपको मॉडल्स में इग्नोर करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, समझते हैं। देखिए, मैथ जो होती है वो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ साइंस। ये हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी इस चैप्टर के, कि वही इसमें बताया गया है। मैथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? मैथमेटिक्स इज साइंस इज नॉट अ मीन टू बी हर्डल। देखिए, मैथ हर्डल नहीं है बेटा, बल्कि ये क्या है? इट्स लैंग्वेज, इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड। देखिए, ये आपको हेल्प करती है काहे में? थिंक, जो क्लियर थिंकिंग हो सके। मतलब अगर कोई आप मैथ यूज करते हैं, किसी भी साइंस में जो मैथ यूज होती है, तो वो आपको जो है इसलिए यूज होती है कि आप एग्जैक्ट डेटा कहीं कहीं पे निकाल सकें जहां जरूरत हो, ठीक है। जैसे इट्स अ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। और यह एकदम कॉम्पैक्ट मतलब एग्जैक्ट बेटा जो है आपका स्टेटमेंट होता है कि कैसे कोई चीज जो है काम करती है साइंस में। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मोशन यूजिंग क्वांटिटीज। जैसे मोशन होता है ना, कोई व्यक्ति मोशन में है, तो उसमें बहुत सारा क्वांटिटीज होता है, जैसे डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, allows to answer questions about where an object will be एट अ लेटर मोमेंट। देखिए बेटा, जैसे आप जान लेते हो ना, कोई 50 की स्पीड पे गाड़ी चढ़ा रहा है, आप कहते हैं ना 50 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसके 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस, इज अ लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। आवर क्या हो गया? टाइम हो गया। वेलोसिटी आप समझ सकते हो कि उसका डायरेक्शन किस ओर है। देखिए, वेलोसिटी और स्पीड में एक डिफरेंस है। स्पीड बच्चे जो है सिर्फ क्या देती है हमको? इस विदाउट डायरेक्शन, वही सेम चीज 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। बट अगर हम ये बोलते हैं 15 किलोमीटर पर आवर जो है टूवर्ड्स प्रयागराज, टूवर्ड्स लखनऊ, टूवर्ड्स मुंबई, टूवर्ड्स चेन्नई, तो ये क्या हो जाएगा? आपको एक डायरेक्शन दे दिया गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ भी डायरेक्शन दे दिया गया, तो ये वेलोसिटी बन जाती है। सिंपल भाषा में समझिए। हम आगे चल के इन सब कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे, परेशान नहीं होना है। केवल इंट्रोडक्शन बस आप निकाल लीजिए, उसके बाद अगर कहीं पे आ गया ना, तो उसको दौड़ा दौड़ा के करेंगे। अभी क्या है बेटा, ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें विशेष कुछ जानने के लिए है नहीं ना, तो इससे कुछ सवाल विशेष आएंगे आपके एग्जाम में। बस ये है कि इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में कम आएगा बुक की, आगे पढ़ना कैसे हमको, ठीक है। और वैसे भी कोई भी पढ़ी हुई चीज खराब तो जाती नहीं है, मजा तो आता है। देखिएगा, तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चल रहा है, तो 2 घंटे बाद
अगर अपने घर से निकला है तो 2 घंटे बाद वो कहाँ पे होगा? आप एक वो लगा सकते हैं ना, आप जैसे उसको मतलब थिंक कर सकते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट या ये गाड़ी जो है 2 किलोमीटर बाद लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, जो कि यहाँ से फलाना शहर है, सिटी है, वहां पे पहुंचा होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा इन द सेम वे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होते हैं यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, पैटर्न जानने के लिए किसी चीज का, पॉपुलेशन ग्रोथ जानने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे फील्ड में बेटा, एनर्जी के फील्ड में। तो ये सब हम मैथमेटिक्स का यूज साइंस में कर सकते हैं। साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशंस। देखिए साइंस का मतलब ही नहीं कि हमको इक्वेशंस को याद करना है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट। पहले उसका समझो, बात समझो कि सिचुएशन क्या बन रही है। अगर हम कह रहे हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स कैसे आएगा, थोड़ा समझने की बात होती है। आइडेंटिफाई करो रिलीवेंट क्वांटिटीज को एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स टू अ रीजन केयरफुली। तो उसके बाद जो है मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमको समझ में आते हैं। यहाँ पे देखिए थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में क्या दिया हुआ है कि व्हाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी। तो भैया स्पीड ऑफ लाइट सी से ही क्यों डिनोट करना, इसलिए सी से डिनोट करना क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों एक भाषा होती है लैटिन भाषा। ठीक है, लैटिन भाषा में सी का मतलब होता है सेलिरिटास। क्या होता है? सेलिरिटास। ये सेलिरिटास का मतलब होता है स्पीड। स्पीड के लिए सेलिरिटास बोला जाता है वहां पे। तो उसमें क्या होता है कि जो स्पीड होती है ना लाइट की, वो हमको दिया था, सब कमेंट करके आप बताएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे, हम केवल बस हल्का सा हिंट देंगे कि उनके नाम में जो है एक अक्षर ई से शुरू होता है। तो आप बताएंगे कि कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट हमको बताई थी। अब आगे आ जाइए। स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इट इज 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, ये लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति जो है सेकंड के हिसाब से होगा घंटा। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मैं बोल रहा हूँ, किलोमीटर में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, 3 जीरो गायब कर दिया, तो ये किलोमीटर में आ गया। आगे चलिएगा बच्चे, देखिएगा आगे क्या कह रही है आपकी बुक। आपकी बुक कह रही है एरोप्लेन का फ्यूल मिसकैलकुलेशन। ये एरोप्लेन के बारे में बात कर रही है कि जहां पे क्या हुआ था कि जो है आधे फ्लाइट में, जब फ्लाइट आधे रास्ते में थी, तो जो क्रू थे उनको पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मिक्सअप कर दिया है कुछ मामला, कि इतना उनको फ्यूल चाहिए था केजी में, 22,300 केजी फ्यूल चाहिए था उनको। ठीक है, बट उन्होंने क्या किया था, इसको पाउंड्स में जो है पाउंड्स पर लीटर यूज कर दिया था। ठीक है, फिर हुआ क्या बच्चे कि वहां पे जो है करीब 15,000 लीटर्स का गैप आ गया बीच में। अच्छा, कोई जान नहीं गई थी उस एरोप्लेन में, किसी की जान नहीं गई, उसको सेफली उतार लिया गया था, लेकिन सबकी जान यहाँ आ गई थी। समझ रहे हो? अगर आप किसी एरोप्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन में अनाउंस, भैया अनाउंस तो नहीं होगा, आपको पता चल जाए, क्योंकि वो जो भी पायलट या वो रहते हैं अनाउंस तो नहीं करेंगे कि आप पैनिक हो जाएंगे, डर के लगेंगे कूदने भागने, तो उनकी जान निकल जाएगी। जो नीचे रडार सिस्टम पे होगी उनकी भी जान निकल जाएगी कि आधा तेल बचा हुआ है, जाना आपको बहुत लंबा है। ठीक है, और आपके पास अगर ईंधन नहीं है तो आप उतरेंगे कहाँ, कैसे, मतलब उसको रन कैसे करेंगे? ठीक है, हवा में। और अगर आप जमीन से ऊपर हैं, कुछ हजारों फीट की ऊंचाई पे हैं, तो आपका टेंशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है। तो उस स्थिति में ऐसे सब जो है पैनिक का माहौल हो गया था। बाद में ये हुआ क्यों था? छोटी सी मिसकैलकुलेशन हुई थी। मिसकैलकुलेशन इतनी छोटी नहीं थी, देखे हमारे लिए छोटी होती है कि हम किलोग्राम है पाउंड में जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए बड़ी हो गई भाई। देखिए साइंस की लैंग्वेज में चीजें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, आपके लिए जो छोटा सा चीज लगता है, अरे हो गया, आप बोलते हो ना चाल और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं है, भैया होता है डिफरेंस। ठीक है, आपको लगता है कि अरे हो गया 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, उसको एक डायरेक्शन मिला हुआ है, विदाउट डायरेक्शन स्पीड होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भैया बच्चों कि इसमें चावल के दाने वाला मामला कह रहा है। देखिएगा कि व्हेन वी बाय राइस और वेजिटेबल वी एक्सपेक्ट किलोग्राम टू मीन द सेम अमाउंट एवरीवेयर। भैया देखिए आप 1 किलोग्राम कहीं भी चावल लीजिए, सब्जी लीजिए, कुछ भी लीजिए, हर जगह बराबर ही तो मिलता है ना किलोग्राम वेट।
क्यों मिलता है बराबर? इमेजिन करिए कंफ्यूजन को, अगर इफ वी डिफरेंट वेट एवरीवेयर, अगर हर जगह डिफरेंट वेट जो है मिलते होते कि कहीं 1 किलोग्राम इतना बड़ा, कहीं 1 किलोग्राम इतना बड़ा, तो दिक्कत तो आ जाती ना आपको। देखिए थैंकफुली मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। या फ्रांस में एक वो हुआ था, मीटिंग हुई थी इसके लिए, ठीक है, कि जो वेट्स होते हैं ये कैसे जो है हम लोग को जो है मेजरमेंट करने हैं, इसके लिए एक मीटिंग हुई थी 1960 के दशक में, 1960s में। तो वहां पे बात हुई थी कि जो है लोकल ऑब्जेक्ट्स ओपिनियंस जो होते हैं इनको दरकिनार करके एक यूनिवर्सल वेट सिस्टम लाया गया, ठीक है, जिसपे सारे देश जो है एग्री हुए। स्टैंडर्ड यूनिट अलाउ की गई साइंटिफिक रिजल्ट वगैरह के लिए। तो ये सब बड़ा ही अनिवार्य होता है, अगर साइंटिफिक रिजल्ट ही गड़बड़ हो जाएगा अगर हर जगह स्टैंडर्ड यूनिट नहीं रहेगी। स्टैंडर्ड यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप समझिए ना, आप कहीं दुकान पे जाएंगे तो आप पता चला यूपी में है, यूपी का बटखरा 1 किलो का इतना बड़ा, एमपी में चले जाइए इतना बड़ा तो सब लोग भाग आएगा यूपी, चलो 1 किलो उधर सस्ता है भाई। तो कहने का मतलब हर जगह बराबर रहेगा, देखिएगा। तो ये सब ऑब्जर्वेशन मैथ्स के बारे में, इनके बारे में है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थ्योरी गोज स्टेप टू फर्दर, ठीक है। हाँ देखिएगा यहाँ से थ्योरीज हमको क्या देती है। देखिए, a theory goes a step further and provides an explanation of why those patterns occur। जो थ्योरीज होती है वो हमको ये बताती हैं कि जो एक्सप्लेनेशन देती हैं कि जो भी ये प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन है, ये इनकी घटनाओं के बारे में सारी जानकारी क्रमवार देती हैं, यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस, जो भी एविडेंस रहते हैं उसके हिसाब से, गैदर्ड ओवर टाइम एंड अवेलेबल एट दैट टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल the atomic theory explains how molecules are formed. Principles are broad ideas that help us make sense in a given situation. For example, the principle of conservation of energy being applied when climbing up the stairs. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए भैया, ये बात कर रहा है कि अगर आप कोई थ्योरी देते हैं या कोई प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे एक प्रॉपर एविडेंस होता है साइंस के पास, ठीक है, एक प्रॉपर एविडेंस होता है। जैसे मैं मान लूं कि आज जो है विराट कोहली जी 6 बॉल पे 6 छक्का मारने वाले हैं, ठीक है, युवराज को पीछे भगाने वाले हैं, 6 बॉल पे 6 छक्का मारने वाले हैं। तो बच्चों ऐसा हमने बोल तो दिया, लेकिन हम कैसे बोल दिए? अगर हम बोल दिए हैं, ठीक है, तो भैया एक पर्सनल आदमी, लेकिन अगर हम साइंस के हिसाब से अगर बोल दे कि संभावना है कि 6 छक्का विराट कोहली मार दे, तो भैया उसके पीछे बहुत कुछ कारण होगा। कारण क्या क्या होगा? पिछले 10 मैचों से या पिछले 15 मैचों से विराट क्या ऐसा करते आ रहे हैं एक बार, ठीक है, उनकी एवरेज स्पीड क्या है खेलने की, स्कोर कैसा करते हैं वो, क्या वो एग्रेसिव खेलते हैं या पहले जो है बैट वैट ऐसे जो है अपना बस बचाते रहते हैं कि हम आउट ना हो किसी प्रकार से। तो कहने का मतलब होता है कि उसके पैटर्न को पहले वो एविडेंस के रूप में इकट्ठा करेगा, तब संभावना प्रिडिक्शन देगा अपनी बच्चे, ठीक है। तो साइंस ऐसे प्रिडिक्शन देता है, जैसे मौसम वगैरह का जानकारी देना हुआ ना आपको, वेदर कैसे रहेगा, आज बारिश होगी नहीं होगी, हम लोग कहते हैं अरे अंधजुआ मार दी, अंधजुआ नहीं मारता है भैया, साइंस के पास एविडेंस होता है, अंधजुआ हम आप मारते हैं, ठीक है, ऐसे अंदाज लगा लेते हैं। और अच्छा, साइंटिफिक सोच में और नॉर्मल व्यक्ति की सोच में डिफरेंस यही होता है कि जो व्यक्ति साइंटिफिक सोचेगा वो पहले ही दिमाग लगाएगा कि पिछले 6 महीने से कैसा पैटर्न रह रहा है वेदर का, क्या रोज जो है चौथे दिन बारिश हो रही है, या फिर जो है ऐसे बारिश का पैटर्न, कितनी बारिश हो रही है, कितनी मात्रा में, या कौन से बादल ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, ब्लैक वाले कि व्हाइट वाले। तो सब कैलकुलेशन करके तब बताएगा कि भैया आज फ्राइडे को बारिश होगी, ठीक है, दिमाग लगाएगा वो अपना। तो साइंस बिना दिमाग लगाए काम नहीं होगा। और जो ऐसे तुक्का मारेंगे अरे आज बारिश होगी, उनको यह नहीं पता है कि काले वाले बरसते हैं कि व्हाइट वाले बरसते हैं, बस तुक्का मार देंगे कि बारिश होगी, ठीक है बच्चे। हवाओं की दिशा भी तो होती है, पता चला हवा है, बारिशें खत्म हो गई तुम्हारी सब। चलो देखो, यही चीज ये बात कर रहा है। आगे देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रिडिक्शन। देखिए, थ्योरी देगा उसमें भी वही सारी चीजें, प्रिडिक्शन देगा तो उसमें भी सारी वही चीजें, कि जैसे लॉ हो गए, थ्योरीज हो गई, मॉडल्स हो गए, ये सब यूज किए जाएंगे साइंस के एंटिसिपेट करने के लिए कि किस प्रकार का जो है क्या होने वाला, कंडीशन वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, पुराना कंडीशन, ठीक है, उसके आधार पर एस्टिमेट लगाते हैं सब, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेनी केसेस, इवन इफ वी कैन नॉट परफॉर्म if we cannot perform an experiment using ideas about motion, ठीक है, मोशन के बारे में आइडिया प्रेडिक्ट करना, हाउ टू, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चा कि जो साइंस है आपको, वो आप चाहे प्रिडिक्शन करिए चाहे कुछ भी करिए, उसका पहले बैकअप होता है, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच ये होती है
कि आप पहले उसके बारे में एविडेंस रखें, क्लियर कट बात करें, थ्योरीज पे जाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाएं, तब बात करें कि हाँ ये चीजें अकर ऐसे होने वाली। आप ऐसे तुक्का नहीं मारेंगे। यहां देखिए ऐसे लिखा है, हाउ डू वी चेक प्रेडिक्शंस, कैसे हम प्रेडिक्शंस को चेक करते हैं साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, देखिएगा, वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड, वर्षा जो है अपने दोस्त से कहती है मेघना से, देख रहे हो कितना प्यारा नाम लिया है, वर्षा और मेघना दोनों बारिश के नाम है। इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क, वह कहती है मेघना से क्या बारिश होगी क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो डार्क हैं, ठीक है, काले हैं। थिंक, सोचो, ऑफ सम क्वेश्चंस मेघना कुड आस्क वर्षा टू मेक दिस प्रेडिक्शंस साइंटिफिकली। देखो भैया, साइंटिफिक तरीके से जो वर्षा है उसको मेघना से कैसा प्रश्न पूछना चाहिए, मेघना तुम कैसे कह सकती हो कि ऐसे बादल आएंगे, क्या तुमने क्या क्या देखा, तो वो चीजें वो बताएगी। देखो, जैसे गुड साइंटिफिक क्वेश्चंस विल लुक फॉर मेजरेबल एविडेंस, जो मेजरेबल एविडेंस हो उसके लिए गुड साइंटिफिक क्वेश्चंस जो है उस पूछ सकती है। जैसे पास्ट पैटर्न्स क्या रहे हैं, जैसे क्वेश्चन विद सिंपल यस या नो आंसर्स आर यूजुअली नॉट सो यूजफुल। देखिए, केवल हाँ या ना वाले उत्तर नहीं पूछना है यस नो में, ऐसे जिसमें थोड़ा दिमाग लगे, या दिमाग में मतलब कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप क्या स्कूल आए थे, आप क्या नहीं सर जी, अब आगे टीचर बंद, अरे क्यों नहीं आए थे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, नहीं हाँ नहीं में नहीं, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे वो एक्सप्लेन करिए ना, आप कहाँ गए थे। मेघना कुड आस्क वर्षा क्वेश्चंस लाइक, कैसे क्वेश्चन पूछेगी, साइंटिफिक तरीका अगर अप्रोच डेवलप ऐसे होती है कि जस्ट एन एग्जांपल के लिए आप सोचिए, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्काई, तो स्काई की कंडीशन क्या थी उस टाइम पे जब उसने ऐसा कहा, क्या इट रेन द लास्ट टाइम, क्या पिछले समय बारिश हुई थी ऐसे तरीके से। व्हाट इज द ह्यूमिडिटी टुडे, आज का ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, कितना उमस है। वाज इट एबव 80%, क्या ये 80% से ऊपर है तभी बारिश होगी। द लास्ट टाइम इट रेन, क्या 80% के आसपास ह्यूमिडिटी थी तो पिछली बार बारिश हो गई थी। व्हाट इज टुडेज विंड स्पीड और डायरेक्शन, देखिए इस समय विंड, आज के डेट में विंड और उसका जो है स्पीड का, उसके स्पीड का डायरेक्शन क्या है, या पिछली बार इसी प्रकार की विंड थी और उसका स्पीड और डायरेक्शन यही था तो बारिश हो गई थी। इट इज द टेम्परेचर ड्रॉपिंग लाइक इट डिड बिफोर द रिसेंट रेन्स, क्या पिछली बार जब बारिश हुई थी तो क्या टेम्परेचर ऐसे डाउन हो गया था उसके बाद बारिश हो गई थी। Questions like these ask about measurable data and past patterns which go beyond reacting clouds look dark। भैया सिर्फ इतना पूछना कि क्लाउड डार्क है उसके आधार पे नहीं हो सकता, ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, ये पूछोगे, ये अपने दिमाग में डेवलप करो, तब समझ में आएगा कि साइंस की अप्रोच क्या होती है। तो यही आपको किताब समझाती है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। रेडी टू गो बियॉन्ड, आप जो है सीमा से परे जाने के लिए तैयार हैं, वही ये पूछ रहा है, किस लिए भैया। वाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग, भैया जो मौसम की भविष्यवाणियां होती हैं, वेदर का फोरकास्ट होता है, वो समटाइम्स कभी कभी जो है गलत हो जाता है, काहे रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए, वेदर डिपेंड्स ऑन मेनी चेंजिंग फैक्टर्स, अंडरस्टैंड, वेदर डिपेंड्स ऑन मेनी जो है चेंजिंग फैक्टर्स लाइक सच एज टेम्परेचर फर्स्ट, सेकेंड इज प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। यू नो, हमने अभी ये बात की कि ये जो है चारों चीजें बड़ा जरूरी होती हैं। उसके बाद देखिएगा, वेदर फोरकास्ट यूज मेजरमेंट एंड मॉडल्स, अब आपको वेदर का फोरकास्ट करना है तो मेजरमेंट और मॉडल तो रहना चाहिए ना आपके पास। मेजरमेंट ये सब है इन लोगों के कि स्पीड क्या थी, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, और मॉडल तो आप अपने से बनाएंगे। बट वेरी टीनी डिफरेंसेस इन कंडीशंस कैन ग्रो ओवर टाइम एंड लोड लीड टू समथिंग कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली डिफरेंट। देखिए, मौसम के टाइम में थोड़ा सा भी अगर मिसकैलकुलेशन हो गई या छोटी सी चीजें जो हमको दिख रही हैं वो बाद में बड़ी हो जाती हैं और ये चीजें जो है हमारी गलत साबित हो सकती है। ठीक है, कहीं पता चले हवा की स्पीड दिखे थोड़ी सी है, फिर आगे आ रही है एकाएक बढ़ गई, सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो हम तो इसी स्पीड सोच रहे हैं ना कि हवा बढ़िया आराम से लहराते लहराते आएगी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन वो आ रही थी उसका मूड ऑफ हुआ, कहीं से कोई और हवा टकरा गई, उसके हमने ध्यान नहीं दिया और फिर स्पीड उसकी बढ़ गई 200, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो कहने का मतलब है कि ये सब होता है। देखिएगा, दिस इज व्हाई फोरकास्ट आर यूजुअली रिलायबल फॉर अ फ्यू आवर्स, इसीलिए जो फोरकास्ट होते हैं, भविष्यवाणियां होती है बच्चे,
कुछ घंटों के लिए सही हो सकती है या कुछ दिनों के लिए सही हो सकती है, उसके बाद जो है फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होती, गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है, आगे देखिएगा। अभी थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी में आपसे क्या दिया है, देखिए आपसे सोलर इक्लिप्स के बारे में चर्चा कर रहा है। तो भैया सोलर इक्लिप्स जो होता है इसके बारे में हमने नोट्स में भी अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ये कह रहा है क्या उस टाइम पे फूड शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग द इक्लिप्स बिकॉज इट बिकम्स हार्मफुल, या लोगों में जो कहावत है या जो रील वगैरह फैल जाती है या फिर नोट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ जाता है मैसेज कि आप ग्रहण के समय खाना ना खाइए, ये वो दुनिया भर की तामझाम वाली चीजें, क्या वो रिलेटेबल है? उसमें आप साइंटिफिकली क्वेश्चन पूछिए ना अपने आप से, जैसे डिस्प्रूव करिए कि जैसे क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए एन इक्लिप्स इज जस्ट अ प्ले ऑफ शैडोज, ये इक्लिप्स जो है वो केवल शैडोज का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। व्हाट फिजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग एन इक्लिप्स, जो इक्लिप्स होता है उसके अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं क्या कोई, देखिएगा थोड़ा सा। टेम्परेचर क्या जो है चेंज होता है क्या सिग्निफिकेंटली, या फिर जो है बैड इफ इट लेफ्ट इन अ शैडो, क्या जो है कुछ खराब खाना खराब हो जाता है क्या आप छाया के नीचे छोड़ दें तो। कंक्लूड करिए फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सपोर्ट सच अ क्लेम। आप जो फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल क्लेम है इसको सपोर्ट करने के बजाय आप उसे पहले प्रूफ करिए, समझिए क्या होता है क्या, तब जो है उसके आगे बढ़िएगा। चलिए देखिए ये कह रहा है कक्षा 9 और 10 में आप क्या क्या पढ़ेंगे, देखिएगा। एज यू कंटिन्यू योर जर्नी थ्रू साइंस इन ग्रेड 9 एंड 10, you will gradually develop habits of thinking that are useful for beyond the classroom, कि आपको यूजुअली एक थिंकिंग डेवलप करनी होगी बच्चे क्लासरूम से बाहर जाके। ठीक है, क्लासरूम से बाहर मतलब उठ के क्लास से बाहर नहीं चले जाना, मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप समझ रहे हो, इन चीजों के परे आपको साइंस में एक थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है और किस तरह से होता है। थोड़ा आपको इस प्रकार की कक्षा 9 और 10 के साइंस में पढ़ाया जाएगा। देखिए उसके बाद ये भैया चावल के दाने गिनवाएंगे आपसे कि अगर जो है तुम एक एस्टिमेट बनाने के लिए मैथ का यूज, देखिएगा हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 फॉर अ मंथ, 4 लोगों के फैमिली में आप जो है एक महीने के लिए कितने दाने चावल के आप खा लेंगे। तो देखिएगा टू मेक अ रफ एस्टिमेट, इसका एक रफ एस्टिमेट ही तो तैयार कर सकते हैं। अब इसके लिए एकदम करेक्ट कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, क्या ये ऐसा डाटा है कि जिसके लिए तो आप कैलकुलेट कहाँ करेंगे, कहाँ कैलकुलेट रफ करेंगे, कहाँ एकदम एग्जैक्ट करेंगे, इसके बारे में हमने नोट्स में दे रखा है। हालांकि आपको नोट्स पढ़ाने वाले हैं, परेशान ना होइए। ठीक है, जैसे कह रहा है एज्यूम करिए ऑल देयर कैलोरीज नीड्स कम फ्रॉम राइस एलोन, कि मतलब आप ये मानिए कि वो जितना खाना खाते हैं जितनी कैलोरी की आवश्यकता है, जितनी भी कैलोरी की आवश्यकता है केवल चावल से आ रहा है, दूसरा खाना वो कुछ नहीं खाते हैं। ऐसा मान लीजिए कि एवरेज एडल्ट जो है 2000 से 2500 किलो कैलोरीज खाता है, 2000 टू 2500 किलो कैलोरी एवरेज एडल्ट की नीड होती है दिन भर की, सारे खानों से मिला के होती है, चावल दाल रोटी सब्जी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि केवल चावल से नीड पूरी कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए तो हाउ मेनी कैलोरीज, फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज 100 ग्राम ऑफ अनकुक्ड राइस प्रोवाइड्स व्हेन कुक्ड एंड यूज दिस इज टू एस्टिमेट द डेली रिक्वायरमेंट फॉर द फैमिली। आप जैसे एक गेस लगाइए कि 100 ग्राम जो है चावल, उसमें कैसे जो है पर डे कितने किलो कैलोरी की एनर्जी जो है मिल जाएगी, उसी हिसाब से अब चावल जो है पकाएंगे, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे एस्टिमेट लगाएंगे डेली का, रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब कितना जरूरत है फैमिली को खाने की, रिक्वायरमेंट क्या है। द एम इज नॉट टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर, आप जो है एग्जैक्ट नंबर नहीं पाएंगे बच्चे, बट टू चेक वेदर, आप जो है क्या करेंगे आंसर मेक सेंस कि एज 100 ग्राम फॉर अ मंथ इज क्लियरली टू लिटिल, बहुत छोटा अमाउंट है, while a few tons is far too much, जबकि 100 टन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फैमिली कितना चावल यूज करती होगी। सच एस्टिमेट्स हेल्प कनेक्ट साइंस टू एवरीडे क्वेश्चन अबाउट फूड एंड रिसोर्सेज एंड सो व्हाई एक्सप्रोक्सिमेट रीजनिंग इज एन इम्पोर्टेंट साइंटिफिक स्किल। तो भैया एक्सप्रोक्सिमेशन जैसे ये दिया है, अप्रोक्सीमेशन इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। अगर आप लगभग लगभग वाली चीजें तय कर लेते हैं तो साइंस में ये चीजें भी होती हैं, क्योंकि आप ऐसे एक एक चावल के दाने गिनेंगे क्या बैठ के कि 1 कुंटल खा लेती फैमिली एक महीने में, तुम उसको गिन लें एक एक दाने, नहीं गिन पाओगे बच्चे। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि भैया अगर कहीं जरूरत है। देखिए एक एग्जाम्पल और दिया है, देखिए ये एग्जाम्पल आप करेंगे, इसको हम समझा रहे हैं, चलिए आपके नोट्स में देखिए इसको नोट्स में समझा रहे हैं अभी।
एस्टिमेट करिए कि हाउ मेनी लीटर्स यू ब्रीथ इन वन डे, आप एक दिन में कितने लीटर जो है हवा का जो है ब्रीथ कर लेते हैं। बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट एंड द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ क्या है। योर एम इज नॉट फाइंड एन एग्जैक्ट आंसर बट अ रीजनेबल एस्टिमेट आप बना के दिखाइए। ठीक है, तो देखिए कैसे हम उसको बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चे, पाउस एंड पॉन्डर लिखा हुआ है, यही सेम चीजें आपको समझाई गई हैं कि आप क्या पढ़ेंगे। तो चलिए जो है हम देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, चलिए नोट्स पे आ जाते हैं। नोट्स पे आ जाते हैं बच्चे, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ा है बच्चे उसको फिर से हम एक बार रिकैप मारेंगे, वो लास्ट पेज है। ठीक है, उसके बाद कहानी आपकी खत्म है साइंस की। तो देखिए वो आपको इस चैप्टर में बच्चे केवल केवल आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आपका थिंकिंग अप्रोच क्या होना चाहिए चीजों को लेके। ठीक है, आप किस प्रकार से थिंकिंग करेंगे, कि मतलब आपको सोचना कैसे, अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, या आपको जो है एज्यूम कैसे करनी है चीजें, या क्वेश्चनिंग कैसे जो है करना है माइंड में, क्लासरूम से परे चीजें कैसे सोचनी है, वो आपको एक रफ आइडिया दिया हुआ है। तो आप इस चैप्टर को जो है थोड़ा थोड़ा मतलब एक दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी जानते हैं ना, समझने से बहुत कुछ समझ आता है। चलिए देखते हैं, अब शुरू से हम फिर से चलते हैं मेघनाथ साहा से, क्योंकि नोट्स है जल्दी से इसको जो है थोड़ा सा करा दें आपको, क्योंकि आपका नोट्स से क्वेश्चन आ सकता है। और जो वह पूरे किताब का बेटा जो भी क्रक्स है ना, निचोड़ है ना, उसको हमने नोट्स में आपके लिए कर दिया। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगी। देखिएगा, मेघनाथ साहा एक फिजिसिस्ट थे। ठीक है, एक भौतिक शास्त्री थे। ही ट्रीटेड मैटर इन द स्टार्स एज अ हॉट गैस, बेटा हॉट गैस। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो स्टार्स के अंदर मैटर होता है ना, कुछ भी मैटर होता है, उसको इन्होंने एक हॉट गैस समझा, इग्नोर कर दिया बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को। उन्होंने एक मॉडल यूज किया। ही डिस्कवर्ड हाउ द कलर ऑफ स्टार्स इज डीपली कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर। उन्होंने क्या डिस्कवर किया बच्चे, कि कलर्स ऑफ स्टार, जो तारों के रंग दिखाई देते हैं ना आसमान में, तो वो कैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया है। मेनली देखिएगा, अब यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसलिए हमने इनको पूरा रख दिया अच्छे से, कि ही इज नोन फॉर साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन। वह जो है, जो मेघनाथ साहा जी हैं, वह किस लिए जाने जाते हैं, साह आयोनाइजेशन इक्वेशन देने के लिए, इसकी थ्योरी देने के लिए, कि हाउ गैसेस इन स्टार्स आयनाइज इन हाई टेम्परेचर। कि भैया कैसे जो है गैसेस जो होती हैं तारों के अंदर, वो आयनाइज हो जाती हैं हाई टेम्परेचर में, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और ये इन्होंने 1920 में बताया था। कब बताया था, 1920 में बताया था। अपने यहाँ भारतीय साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी बहुत प्यारा अच्छा काम किया है, कुछ भारतीय साइंटिस्टों के बारे में बताया ना, तो बच्चों को पता चलता है। बच्चे वही रटते रहते हैं, न्यूटन डाल्टन। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, कुछ भारत में भी हुए हैं योद्धा लोग। देखिए यहाँ पे आयनाइजेशन क्या होता है, ये हमने समझाने के लिए, आपको किताब में 2-3 बार चर्चा आ गई है, तो हमने समझाने के लिए आपको ले लिया है कि इसको समझाएंगे। बाकी जब हम एटम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे एकदम दिल खोल के धुआं धुआं करेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा आगे, कोई एटम या इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या ग्रहण करेगा। देखिए भैया, कोई एटम होता है ना, कोई भी एटम होगा या कोई भी चीज होगी, ठीक है, संसार में वो सब चीज बनी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। ये कहता है हमारा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉनवा होता है ना, इलेक्ट्रॉनवा को या तो कोई, जितने भी चीजें होती हैं, या तो उसको त्यागती हैं, भगा देती हैं लतिया के, या तो उसको पकड़ के अपने पास ले आके रख लेती हैं। तो जब देखिएगा इससे क्या होगा, इसी को आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनाइजेशन या आयन। या तो इलेक्ट्रॉन को भगा दो भैया, या तो बुला लो भैया। ठीक है, अब उसी को क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ही आगे चल के, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन में गर्म होने का गुण होता है, हॉट होने का गुण होता है। तो हॉट होगा, उसके आने जाने से हॉट होगा, ठंडा होगा, क्या होगा, वो चीजें हम आगे देखेंगे। कुल मिला के मोटा मोटी बात ये समझिएगा कि कोई भी एलिमेंट या कोई मैटर या कोई भी चीज एटम है, वो या तो इलेक्ट्रॉन बाहर भगाता है, या तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ले आता है। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा रहा है, पकड़ के ले आ रहा है, इसी प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। बाकी का आयनाइजेशन का डिटेल सवालों का बढ़िया निकालेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन भगाता है, कैसे ले आता है, आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे।
ठीक है, अब ये भैया इंट्रोडक्शन है, अब यहीं पे करने लगे तो फिर क्या मजा है, आने दो ना, वहां पे आएगा तो बचेगा क्या। ठीक है, कुछ नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आयनाइजेशन से क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर जो है इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ घट जाता है, तापमान जो है बढ़ घट जाता है। ठीक है, तो आगे आइएगा, देखिएगा नोट क्या करना है इनके बारे में। देखिएगा ये कह रहा है, थ्योरीज लॉज एंड मॉडल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड मेक प्रेडिक्शन, साइंटिफिक प्रेडिक्शंस आर नॉट, अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि थ्योरीज लॉज और मॉडल्स जो होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, जो कानून वगैरह, जो साइंस के लॉज होते हैं, या जो मॉडल्स होते हैं साइंस में, ये हमको किस लिए हेल्प करते हैं भैया, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्या, वर्ल्ड को, संसार को समझाने में मदद करते हैं, मेक मतलब हमको प्रेडिक्शन बनाने में एक हेल्प करते हैं। ठीक है, हम एक प्रेडिक्शन बना सकते हैं इन चीजों को पढ़ के, जैसे साइंटिफिक प्रेडिक्शंस आर नॉट गेसेस, जो साइंस के प्रेडिक्शन होते हैं ना, ये तुक्का नहीं होते, गेस नहीं होते, दे आर बेस्ड ऑन एविडेंस, वो एविडेंस पे बेस्ड होते हैं, जैसे हमने आपको समझाया, एंड केयरफुल टेस्टिंग पे आधारित होते हैं, कि अच्छी केयरफुल टेस्टिंग उनकी होती है, बड़ी सावधानी पूर्ण तरीके से उनको परीक्षण किया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट में पास होते हैं तब जो है प्रेडिक्शन होता है। आगे देखिएगा, कोई भी चीज का, देखिएगा, साइंस इज नॉट लिमिटेड टू फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस जो है केवल इतना ही तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि हम फैक्ट्स की बात कर लेंगे और एक्सपेरिमेंट्स की बात कर लेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्यूरोसिटी एंड क्रिएटिविटी एंड डिस्कवरी, भैया ये एक पूरा प्रोसेस होता है, जागरूक मतलब क्यूरोसिटी का, अरे क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, ठीक है, जानते रहने की। जैसे जीवों की उत्पत्ति बेटा, लाइफ जो है हमारी वाटर से स्टार्ट हुई है, पानी से स्टार्ट हुई है, तो वाटर में लाइफ लाया कौन, ये क्यूरोसिटी कैसे आएगी, जब आप पढ़ोगे तो आप उसके बारे में सोचोगे, फिर खोजोगे, रिसर्च करोगे, फिर आगे चल के आप साइंटिस्ट बनोगे। समझ में आया, देखिएगा, और डिस्कवरी क्रिएटिविटी यही बात करना। अब देखिएगा एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी का 1.3 वाला, ये जो हम बोले हैं कि भाई आपको समझाएंगे, जानबूझ के वहां नहीं समझाए थे कि यहाँ पे आपको डिटेल में उसको समझा दें और आपको इस नोट्स में लिखा दें, क्योंकि उसकी चर्चा की हुई है डिटेल में, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, पेपर वेपर में आए तो यही आएगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं उसमें। देखिएगा कि हम कितना एक दिन में बेटा सांस लेते हैं, कितनी एयर वायु अंदर लेते हैं अपने, या छोड़ते, इसके बारे में चर्चा है। ठीक है, कितना हम लेते हैं इसके बारे में चर्चा है। देखिएगा, वी टेक्स 14 ब्रीथ्स पर मिनट, भैया हम एक वयस्क एडल्ट आदमी जो होता है 1 मिनट में 14 बार सांस लेता है, कितनी बार, 14 बार इनटेक करता है। ठीक है, अब देखिएगा तब 24 घंटे में कितना सांस लेगा, 14 जो है 1 मिनट में 14, 24 घंटे में बेटा 24 आवर में 24 × 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते हैं, 24 आवर में 24 × 60 मिनट होते हैं, तो ये 24 × 60 हमने कर दिया, और 1 मिनट में 14, 14 गुणा कर दिया आगे 14 का। अब आगे देखो, इससे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 14 6 84, 84 का 24 में गुणा करोगे तो 20,160 ब्रीथ्स आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा हम अप्रोक्सीमेशन के आधार पे काम करेंगे, क्योंकि तभी हमको ये सिखाती है ना बुक हमारी, एक्सप्लोरेशन सिखा रही है भैया जहां जरूरत हो ना एक्सप्रो लगा दो, अपना अप्रोक्स वैल्यू लगा दो। ठीक है, कंप्लीट ना बोलो उसको, ठीक है, कंप्लीट ना करो, और जहां जरूरत पड़े वहां एग्जैक्ट कंप्लीट करो। देखिएगा तो यहाँ पे हमें अप्रोक्स में ले लिए भैया, प्रोबेबली 20,000 सांस हो गई, 20,000 ब्रीथ्स। अब देखिएगा एक बलून जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है 2 लीटर की, कितनी कैपेसिटी होती है, 2 लीटर की, जो लगभग आप 4 to 5 ब्रीथ्स मारेंगे तो भर जाएगा। तो मान लीजिए कि बैलून जो है 4-5 ब्रीथ्स में भर जाता है, तो आप अब इसके हिसाब से सोचिएगा आगे कि एक ब्रीथ जो होती है बच्चे वो लगभग आधे लीटर की बनेगी, 0.5 लीटर्स की, हाफ लीटर की। अब 4 ब्रीथ मारोगे तो 1 लीटर हो रहा है, तो 14 ब्रीथ मारोगे तब कितना होगा, तो 14 ब्रीथ मारोगे उससे जोड़ना है भैया 20,000 सांस एक दिन में हम लेते हैं 20,000 बार, तो ये 20,000 में हमने हाफ लीटर का जो है 20,000 में मल्टीप्लाई कर दिया हाफ लीटर का, तो निकल के कितना आया 10,000 लीटर। देखो भैया एक मैथ का कैलकुलेशन जानिएगा कि किसी भी चीज में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसको हाफ बना देगा। जैसे देखिए 10 से करेंगे ना तो 5 बन जाएगा, 20 से करेंगे ना तो कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, 40 से करेंगे ना, इसमें 40 से 0.5 में करोगे 20 बन जाएगा, मतलब अपने हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ही 20,000 से जब 0.5 में करोगे बच्चे तो ये हाफ
मतलब 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 लीटर एयर जो है हम दिन भर में 24 घंटे में लेते हैं। समझ में आया? अब सोचो गैस सिलेंडर में कितना होता है, जिसका महामारी में हुआ है, कितना होता है उसमें? 16 केजी 14 केजी का होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। इन दिस एग्जाम्पल वी लर्न, इस एग्जाम्पल में हमने सीखा, इन साइंस अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, जो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है इज वेरी यूजफुल समटाइम्स, कभी कभी ये बड़ा ही यूजफुल होता है बच्चे। अब देखिएगा इसके बारे में हम आपको बताए हैं अलग से समझाने के लिए कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कब रखेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू आप कब रखेंगे। भैया देखिए, जब आप बाल को ब्रीथ कर रहे हैं, जैसे अभी ब्रीथ वाला एग्जांपल लिया, तो इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू रखने की क्या जरूरत है, अप्रॉक्स भी रख देते हैं, काम चल जाएगा। मान लीजिए कितने विद्यार्थी हैं ऑनलाइन क्लास में हमारे, तो हम ऐसे जोड़ लिए कितने लोग लाइव आते कितने लोग आते हैं, अप्रॉक्स निकाल लेते हैं, कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे, तो अप्रॉक्स में निकाल लेते हैं ऐसे इसको। अब जैसे मान लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ रखेंगे, अगर बैंक का ट्रांसफर आप कर रहे हैं, एग्जाम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कोई, ठीक है, पैसा वैसा लगा रहे हैं, अब वहां अगर आप एग्जैक्ट नहीं डालेंगे, पता चला किसी से आप ले लिए 1500 और वापसी में उसको दिए 1000, क्या भैया हो गया राउंड राउंड मार लो, तो कहेगा ठीक है अगली बार आना तो हम भी राउंड राउंड मार देंगे 500। जैसे मान लो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर जो एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल बताया था उसमें जो है ऑयल फिलिंग का हुआ, तो वहां पे आप एग्जैक्ट डाटा रखेंगे, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रॉकेट वगैरह लॉन्चिंग में अगर थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ तो पूरा मेहनत बर्बाद। तो यहाँ पे जो है हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं, और कहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रीथ्स वाला हुआ, स्टूडेंट्स का काउंट करना हुआ, या कुछ भी ऐसे छोटी मोटी चीजें हुई। ठीक है, आप देखिएगा, आफ्टर 10th साइंस हैज डिवाइडेड इन मेनी ब्रांचेस, कक्षा 10 के बाद बच्चे ना 10th के बाद साइंस बहुत सारी ब्रांचेज में बढ़ जाएगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटसेट्रा, बट ऑल आर कनेक्टेड, लेकिन सभी साइंस जो है ना कनेक्टेड होंगी। कैसे कनेक्टेड होंगी, ये देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसका मैंने क्रक्स निकाल लिया, क्योंकि देखिए किताबें रटने से कुछ नहीं होता, टीचर की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है, क्योंकि जो उसमें लिखा है उसको आप और इजी वे में समझा सकें। एनसीईआरटी खुद सोचता है हम कितना इजी कर दें, खूब इजी किया है, लेकिन उसके बाद जो टीचर की आवश्यकता तो रहेगी ना, क्योंकि हर बच्चा है कि ही मतलब उतना आईक्यू लेवल तो होता नहीं बच्चे का, तो उस स्टैंडर्ड पे उसको समझाना पड़ता है। तो समझाने के लिए आपको नोट्स बनवाई जाती है, जो हम पर्सनली बना के आपको देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, और प्लस आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और जो है लेके जाइए। यहाँ देखिएगा, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि टू मेक मेडिसिन मेनी ब्रांचेस, जैसे साइंस की यूज होंगी, भैया एक दवाई बनाने में साइंस की कितनी ब्रांचेज यूज होती है, इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो आगे साइंस बढ़ जाएगी कई ब्रांचेज में, लेकिन उस सब का नॉलेज एक वैज्ञानिक के पास या एक रिसर्च करने वाले के पास होना चाहिए। देखिएगा, फिजिक्स में जब दवाई बनेगी भैया, मेडिसिन बनेगी, तो मशीन्स के बारे में और स्कैन्स के बारे में कौन बताएगा हमको, फिजिक्स बताता है। केमिस्ट्री क्या यूज होगा भैया, मेडिसिन को बनाने में तो केमिस्ट्री का यूज होगा ना, मेडिसिनवा में तो केमिस्ट्री का यूज होगा। बायोलॉजी में आइए तो भैया वो मेडिसिन कितने टेम्परेचर पे दी जाएगी, कौन से डिजीज के लिए दी जाएगी, किस व्यक्ति को दी जाएगी, इसके बारे में तो बायो बताएगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का यूज होगा कि कैलकुलेशन, इसकी डोज कितनी रखनी है, क्या रखनी है, तो मैथमेटिक्स बताएगा। 3 टाइम लोगे तो ये होगा, 4 टाइम लोगे तो ये होगा। तो कहने का मतलब देख रहे हो ना, कितना इतना खतरनाक हो रहा है खेला। हर साइंस का यूज मिलके एक चीज, मतलब साइंस अलग अलग नहीं है बेटा, भले डिवाइड हो जाएगी लेकिन सब कुछ जानना है। जैसे साइंस इज नॉट डिफरेंट सब्जेक्ट, ये डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, इट इज कनेक्टेड सिस्टम, ये पूरा का पूरा एक तरीके से कनेक्टेड सिस्टम है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आएगा तो ऐसा लिखना। देखिए, अब बात आती है सोलर इक्लिप्स पे, जो हमने नहीं पढ़ा है, कहे कि चलो आपको डिटेल में समझाते हैं, तो चलिए इसको डिटेल में समझा देते हैं आपको। सोलर इक्लिप्स और कोविड-19 के बारे में बुक में एग्जाम्पलर में है, तो उसको समझ लेते हैं क्या था कोविड-19 और क्या है सोलर इक्लिप्स। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होता हुआ देखिएगा। अ सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो भैया सोलर इक्लिप्स कब होता है कि ये मान लो अपना जो है सन है, ये अपनी अर्थ है, इनके बीच में मून आ जाए। ठीक है, इनके बीच में ये सन है, ये अर्थ है, और इनके बीच में मून आ गया, तो सोलर इक्लिप्स की घटना होती है, क्योंकि तब लाइट हमारे पास नहीं आती। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन, और ये तीनों जो है कि स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। मून कवर्स द सन, मून क्या करता है, सन को, अर्थ को, मतलब ऐसे जगह होता है ना बेटा कि पूरा ढांक लेता है, पूरा कवर कर लेता है। देखिएगा, डू नॉट लुक डायरेक्टली टू द सन, जिससे जो सन है वो हमको डायरेक्ट नहीं दिखता। यू, अच्छा ये आपको वो बताया गया है। ठीक है, क्या क्या करना है
उस स्थिति में बताया गया है कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ रहे, इक्लिप्स लगा रहे, तो डायरेक्टली सन को नहीं देखा जाता, क्योंकि कुछ रेजेस निकलती हैं बेटे, वो बड़ी हार्मफुल होती हैं आंखों के लिए, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेस की बढ़ जाती है मात्रा, जो आंखों के लिए हानिकारक है, ठीक है, कैंसर हो सकता है। देखिएगा, आंख की रोशनी भी जा सकती है। यूज सोलर फिल्टर, भैया जैसे टेलीस्कोप वगैरह हुआ, इन सब के माध्यम से, सोलर फिल्टर के माध्यम से, सोलर फिल्टर एक यंत्र, आप देख लीजिएगा कौन सी डिवाइस है, क्या है, आप PSW करिएगा, ठीक है। हम बताने को यहाँ पे चित्र लगा के बता सकते हैं, मजा नहीं आएगा, थोड़ा आपको भी पता चले ना आप क्या करते हैं, ठीक है। बाकी हम चित्र पेस्ट कर देंगे, नहीं फिगर पेस्ट कर देंगे, टेंशन ना लेना। कैमरा विदाउट फिल्टर नहीं यूज करना है, ठीक है, सोलर फिल्टर का यूज करना है। और यह जो होता है सोलर इक्लिप्स, वो लगभग 1 साल में बेटा ना, हर साल 2 से 5 बार होता है ये, ठीक है, 2 to 5 टाइम्स होता है इन ईयर, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिएगा बच्चे, इट इज टोटली एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी, यह ऐसा इवेंट है जो टोटली एस्ट्रोनॉमिकल होता है। इसका जो कहानियां गढ़ी जाती है ना कि ये मतलब ये राक्षस है, ये है, वो है, ये जो दंत कथाएं हैं, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी है जो कि होती रहती है, ठीक है, फिनोमिना इसका चलता रहता है। चलो यहाँ पे देखो, कोविड-19 पे आ जाओ, कोविड-19 के बाद समझते हैं। कोविड-19 जो होती है बच्चे, इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज होती है, ठीक है, जो फैलती है, इन्फेक्शन इसका फैलता है बाय द कोरोना वायरस, किससे, कोरोना वायरस से। इट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, यह पहली बार कब समझ में आई, पकड़ में आई, वुहान में, चाइना में, ठीक है, 2019 में, इसीलिए इसका नाम है कोविड का 19। अब देखिएगा, इट इज स्प्रेड बाय, यह कैसे फैलती है इसके बारे में बताया गया है, तो देखिए कैसे फैलती है, कब से फैलती है, स्नीज, छींकने से फैलती है, क्लोज कांटेक्ट, ज्यादा पास में रहने से फैलती है, और कवर्ड क्राउडेड प्लेस जो होते हैं वहां पे फैलने के इसके चांस ज्यादा होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, जब ये हो जाता है तो फीवर आएगा, कफ आएगा, और जो है डिफिकल्टीज होगी, ठीक है, ब्रीदिंग करने में, और चेस्ट पेन वगैरह रहेगा, ठीक है, तो ये सब होता रहता है इसमें। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। तो देखिए सोलर इक्लिप्स लगाया हुआ है, तो इसको समझिएगा अच्छे से, यहाँ पे हमने फिगर ड्रा कर दिया है उसका आपको समझने के लिए, कि देखिए ये सन है आपका, क्योंकि हमारा फिगर अच्छा नहीं है इसलिए हम फिगर ले लेते हैं, जैसे बना नहीं पाते अच्छे से, ड्रा नहीं कर पाते, इसलिए ले लेते हैं कॉपी में। देखिएगा, यहाँ जो सन है, और यहाँ देखिए अपनी अर्थ है, ठीक है। अब जो सन की लाइट है ना बेटा, ऐसे आती है अर्थ पे, और अर्थ भी रोटेट होती रहती है, आपको पता है, ऐसे 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 ऐसे। अब इन्हीं के बीच में देखो ये मून आ गया है, ये मून भैया यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ देखो ये मून, ठीक है, ये मून है, ये यहाँ पे आ गया है। अब ये देख रहे हो ना, जो लाइट आ रही है वो ज्यादातर कहाँ, यहाँ से हो जा रही है। अब जो लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखेगा ना, तो सन का ये वाला भाग दिखेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ऊपर ये वाला आभा मंडल जिसको कहते हैं, थोड़ा थोड़ा कोरोना टाइप का, जिसको कोरोना कहते हैं, जिसको भी कोरोना कहते हैं, कोरोना दिखेगा, ठीक है, किरीट कोरोना। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये सिचुएशन बनती है अर्थ, मून, सन, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे ज्योग्राफी में, जब ज्योग्राफी आएगा, ज्योग्राफी में इसके बारे में एक चैप्टर है, वहां पे बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन इसको किया जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा कैसे प्रभाव डालता है ये, कैसे जो है इफेक्ट डालता है। तो इसको जैसे मान लीजिए, अब ये देखो, ये यहां से आया, इसका जो है रेज आई, और ये मून पे एकदम पूरी की पूरी तरह क्या हो गई, मून को, मून इसको ढक लिया, तो जो थोड़ा बहुत रेज जाएंगी, अगल बगल हल्का सा रोशनी होगा, देखो हल्का हल्का इधर रोशनी दिख रहा है ना, हल्का हल्का इस साइड में रोशनी होगा, लेकिन एकदम जहां मून एकदम बकायदे है, ठीक है, जहां से मून का शैडो पूरा पड़ रहा है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल अंधेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल अंधेरा। तो अर्थ का जो ये वाला भाग है, जहां मून एकदम पूरा कवर, वहां पे टोटल अंधेरा रहेगा, एकदम डार्क रहेगा, अगल बगल जो है साइड वाइड में थोड़ा थोड़ा सा रोशनी जाती रहेगी, और पीछे के साइड में तो अंधेरा है ही, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है कंटिन्यू। तो ये स्थिति बनती है, जैसे इस वाले फिगर में भी देखो, इसको कहते हैं अम्ब्रा। अब ये देखो, जो टोटल जो है ना, ये अम्ब्रा है, क्या है बेटा, अम्ब्रा है, क्योंकि ये टोटल जो है यहाँ पे इतना अंधेरा रहेगा तगड़ा, क्योंकि शैडो बहुत तगड़ी है यहाँ पे। उसके बाद अम्ब्रा के नीचे बेटा पेनम्ब्रा, ठीक है, और उसके ऊपर भी पेनम्ब्रा, मतलब हल्का हल्का यहाँ पे रोशनी आती रहेगी, कम उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि रोशनी तो और जो है फैलेगी बिना इसको, शैडो के अलावा, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है। तो आई होप आप क्लियर रखेंगे कि भैया देखो, अर्थ है और सन है, इसके बीच में जब मून आ गया, सोलर इक्लिप्स हो गया, ठीक है। मून, लूनर इक्लिप्स कब होता है, लूनर इक्लिप्स में भैया क्या होगा कि जो अर्थ है, ये जो है, और सन के, इसके मून के बीच में अर्थ आ जाती है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा सन है, और ये तुम्हारा जो है मून है, मून है मान लो, और इसके बीच में अर्थ आ जाएगी, तो ये भैया पूरा ढक जाएंगे, ठीक है, पूरा ढक जाएंगे,
ठीक है, यही होता है। तो यही होता है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। मोटा-मोटा हमने बता दिया आपको, साइंस के लिहाज से इतनी आवश्यकता है। डिटेल चर्चा डिटेल चैप्टर्स में होगी, जिस आगे आएँगे ये सब, इसलिए आपको डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। अगर नहीं आता तो हम आपको बताते हैं। तो बच्चे आई होप आपने एन्जॉय किया होगा आज का लेक्चर और मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है? अब कल से बहुत मजा आने वाला है। कल से आप बिल्कुल क्लास में रहेंगे। ओरिजिनली अगर बोले रियल में तो कल से ही क्लास चलेगी, मजे वाली क्लास कल से ही चलेगी, ठीक है? सेल पढ़ेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे और वहां से क्वेश्चंस भी आएंगे हमारे, ठीक है? पूरी लाइफ काम देंगे, वो सब क्वेश्चन जो बनेंगे साइंस के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मौज करते रहिए।